नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह आपका स्वागत करता हूं एचएसएससी एग्जाम क्रैकर के इस मंच पर। आज हरियाणा सीईटी मेंस और ग्रुप डी के लिए क्लास नंबर 7 हम स्टार्ट करने वाले हैं। कौन से? क्लास नंबर 7। ठीक है, क्लास नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में सीईटी क्वालिफाई करवाने के लिए एक मुहिम चल पड़ी है। उससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने भी डाली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और हो सके तो उन बच्चों की मदद करने की कोशिश कीजिए, तन मन धन किसी भी प्रकार से उन बच्चों की मदद कीजिए ताकि सीईटी को क्वालिफाई करवाया जा सके और आप सभी को एग्जाम में बैठने का मौका मिले। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम हरियाणा सीईटी से रिलेटेड। थ्योरी एंड डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हमारा टॉपिक था, क्लास नंबर 7। ठीक है, 3-4 टॉपिक्स हम पहले कर चुके हैं, 6 क्लासेस हमारी ऑलरेडी आ चुकी हैं। ये 7वीं क्लास है। आपको अच्छी लगे तो प्लीज क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम। क्या कहता है मांग का नियम? चलिए देखते हैं। देखो, अर्थशास्त्री जो हैं, इकोनॉमिस्ट जो हैं, उनके अनुसार किसी वस्तु के रेफरेंस में, किसी वस्तु के लिए यानी कोई गुड के लिए या फिर किसी प्रकार की सेवा के लिए, वस्तु के लिए भी हो सकता है या सेवा के लिए। तो ये तो दोनों क्लियर है कि कोई भी गुड हो या फिर कोई सर्विस हो, वस्तु हो या सेवा हो, उसकी मात्रा के संदर्भ में, उसकी क्वांटिटी कितनी है उसके संदर्भ में एक रूपरेखा सी तैयार की जाती है जिसे हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई एक उपभोक्ता है, वो कीमत पर, मतलब किस कीमत पर इच्छुक है या एबिलिटी है, क्षमता रखता है कि वो किसी वस्तु को या सेवा को खरीद पाएगा। अभी तो चलो देखो, हमारा जो कोर्स चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। मान लेते हैं कि ये कोर्स फ्री ना होके पेड होता। बेस्ट एग्जांपल्स बिल्कुल लाइव क्लास में, बिल्कुल लाइव तरीके से ऐसे एग्जांपल्स होंगे जो आपके दिमाग में बिल्कुल एक चीज को फिट बैठा दे। ठीक है, अब मैं कर क्या रहा हूं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पढ़ाने का मतलब मैं क्या कर रहा हूं? आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। क्या प्रोवाइड कर रहा हूं? एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, एक सेवा प्रोवाइड कर रहा हूं। अब इस सर्विस की जो कीमत, मान लो मैं बैच की कोई कीमत रखता हूं, कोई कॉस्ट रखता हूं, एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक है, एक्स वाई जेड मैंने कुछ कॉस्ट रख ली। उस कॉस्ट को कितने लोग खरीदना चाहते हैं? पहली चीज, कितने लोग खरीदना चाहते हैं। और दूसरी चीज, उस कोर्स को कितने लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? उस कोर्स को कितने लोग खरीद सकते हैं। ये दोनों चीजें ध्यान में रखकर जो डिमांड है उसको समझाया जाता है, उसको बताया जाता है। मांग की जरूरतों के अंदर भुगतान करने की क्षमता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी एबिलिटी कि आप उस बैच को खरीद पाओ, खरीदना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वो उस बैच को खरीद पाओगे या नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब, एबिलिटी टू पे, भुगतान करने की जो क्षमता है, इस पर ज्यादा आधारित करती है डिमांड। भुगतान करने की क्षमता महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना, अगर मान लो कि आप कोई चीज खरीदना चाहते हो, ठीक है, आप कोई चीज खरीदना चाहते हो या आप मान लो एक आईफोन खरीदना चाहते हो। अब आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है, खरीद सकते हो, खरीदना चाहते हो। लेकिन क्या आप वाकई में उस आईफोन को 1 लाख 1.5 लाख रुपए का जो फोन है उसको खरीद पाओगे? तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है पे करने की तो लॉ ऑफ डिमांड पूरी तरह फेल हो जाता है। बाकी सब चीजों का कोई अर्थ नहीं रहता, वो अप्रभावी हो जाती है। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाना चाहता था कि लॉ ऑफ डिमांड में कोई भी वस्तु हो, कोई भी सेवा हो, उसको खरीदने की आपकी इच्छा हो, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप उसको खरीद सकते हो। ये दो चीजें हैं, और ये दोनों चीजें जब सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो एक डिमांड कहलाता है। ठीक है,
चलिए, अब आगे मांग का नियम कहता है कि अगर सभी फैक्टर्स को एक साथ साथ मतलब कांस्टेंट कर दें या सभी कारकों को स्थिर कर दें, कांस्टेंट कर दें, स्थिर कर दें, यानी हमें किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना है। सब कुछ हमने, वो किस क्वालिटी का है, कैसा है, कहाँ मिलता है, इन सब फैक्टर्स से हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ वस्तु और सेवा की कीमत और मांग को एक दूसरे के रिलेशन में बताना है कि कैसे होंगे। ठीक है। मांग का नियम ये कहता है, लॉ ऑफ डिमांड, कि अगर हम सभी कारणों को स्थिर कर दें, जितने भी कारण हैं, जितने भी नियम हैं, सभी को अगर स्थिर कर दें, सभी को कांस्टेंट कर दें, क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो जो डिमांड है, ठीक है, डिमांड है, वो बिल्कुल, ये कह सकते हैं एक से इनवर्सली रिलेटेड है एक दूसरे से, डिमांड और क्वांटिटी। ठीक है, डिमांड ऑफ क्वांटिटी एंड साथ में प्राइस, कीमत और मांग, कीमत और मांग, कि वो कोर्स कितने का है और उसको कितने ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब ये विपरीत क्यों होते हैं वो समझो। यहाँ पे विपरीत क्यों है, देखो, इसका कहने का सिंपल एक ही मीनिंग होता है, विपरीत क्यों है, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ती है तो उसका सबसे बड़ा एक कारण होता है कि उस वस्तु का जो प्राइस है, मूल्य है, वो कम हो गया है। या किसी वस्तु की जब डिमांड गिर जाती है तो उसका एक कारण होता है कि उस वस्तु के मूल्य, उस वस्तु का जो मूल्य है वो बढ़ गया है। तो कहने का सिंपल लॉजिक है, बहुत आसान सी बात है, कि जब कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, और इसी प्रकार जब वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़नी चाहिए। ठीक है, ये सिंपल कहता है लॉ ऑफ डिमांड, यानी मांग का नियम। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, बिल्कुल सिंपल सी ये बात आपको कहता है। ठीक है जी। चलिए, ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। वस्तु की कीमत और वस्तु की कीमत और उसकी कीमत को मांग वक्र बनाने के लिए आलेखित किया जाता है। जो प्राइस ऑफ गुड है या उसकी डिमांड, ठीक है, ये क्यों की जाती है, ताकि हम एक डिमांड कर्व बना सके। ये देखिए, मैंने नीचे आपके लिए इमेज लगाई है। ये इमेज जो प्राइस है और साथ साथ में डिमांड, जब प्राइस को डिमांड के साथ एक ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है, ग्राफ पे बनाया जाता है, उसे डिमांड कर्व कहते हैं, या कहते हैं मांग वक्र। ठीक है, क्या कहते हैं, मांग वक्र कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आनी चाहिए, और आ भी जाएगी, कोई बहुत बड़ी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। यहाँ ये देखो, इस ग्राफ में ये दिखा रहा है कि जब कोई वस्तु 5 रुपए की थी तो उसकी 600 से भी ज्यादा क्वांटिटीज बिकती थी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ रहा है, उसकी क्वांटिटीज में गिरावट आती जा रही है। ये देखिए, जब वो 35 रुपए का हो गया तो लगभग 150 के आसपास चीजें बिक रही। ठीक है, जब वो 30 का था तो उससे 170 180 के आसपास होगा। जब वो 25 का था तो 200 से भी ज्यादा चीजें बिक रही थी। तो कहने का मतलब क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे भी ये रिलेशन सिद्ध हो रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, वस्तु की जो डिमांड है वो घटनी शुरू हो जाती है, और वाइस वर्सा, एक दूसरे के विपरीत है ये चीज। जब प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसी चीज को जब हम ग्राफ पे बनाते हैं, उसे डिमांड कर्व कहते हैं। और डिमांड जो है क्वांटिटी की, पर्टिकुलरली प्राइस कैलकुलेट करने के लिए होता है। इसको प्रॉपर एक टेबल में बना के उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, यही डिमांड कर्व कहलाता है। ठीक है, एक प्रॉपर टेबल। हम 10th क्लास में जब पढ़ते थे तो मैथ्स के एक स्टैटिस्टिक्स चैप्टर आता था लास्ट में, 14 चैप्टर के लगभग। तो उस चैप्टर में क्या करते थे, हमें ऐसे ग्राफ दे दिया जाता था। ठीक है, इधर एक्स इधर वाई, और फिर हम उसकी वैल्यूज 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके वैल्यूज पुट करते थे, और एक्स और वाई के जो पॉइंट्स को जोड़ के फिर एक लाइन तैयार कर देते थे कि हाँ भाई, यहाँ से ये ऐसे लाइन बढ़ रही है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे
लेकिन हम ले रहे हैं प्राइस। एक चीज, जैसे एक्स को मान लो, एक्स वाली लाइन तो प्राइस की हो गई और वाई वाली लाइन डिमांड की हो गई, और इसको उठा के हमने ग्राफ में पुट कर दिया और हमारा तैयार हो गया डिमांड कर्व। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, हमारा लॉ ऑफ डिमांड के साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे सिलेबस में? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो छोटा सा था लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक, तो इसीलिए फटाफट हो गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आगे पढ़ लेते हैं। मांग की लोच। इलास्टिसिटी को क्या कहते हैं? लोच कहते हैं, कि आपकी जो डिमांड है वो कितनी लचीली है। लोच का मतलब यहाँ पे लचीले वर्ड से समझो। मांग की लोच का एक शाब्दिक अर्थ है इकोनॉमिक टर्म में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक टर्म है, इकोनॉमिक टर्म है। ये डिमांड के प्रति सेंसिटिविटी को दिखाता है, कि प्राइस बदलने पर डिमांड में कितना फर्क आ जाएगा। ठीक है, प्राइस बदलने पर डिमांड में कितना चेंज आ सकता है। मान लो जैसे मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था फोटोकॉपी की शॉप का। फोटोकॉपी की शॉप का एक एग्जांपल दिया था, आप पिछली वीडियो में जाके वो देख सकते हैं। कि मैंने कहा था कि मान लो कोई एक व्यक्ति है जो 2 रुपए कॉपी कर रहा है, और उसके पास में कोई दुकान आ जाए वो 1.5 रुपए पर पेज कॉपी कर रहा है, फोटो कॉपी कर रहा है, तो ज्यादातर व्यक्ति 1.5 रुपए वाले के पास ही जाएंगे। फर्क तो सिर्फ केवल 50 पैसे का है, 98 का फर्क है, लेकिन ज्यादा यहाँ पे जाएंगे। तो फोटोकॉपी वाले की जो डिमांड है उसकी सेंसिटिविटी, उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत थोड़े से अंतर की वजह से, पैसों में बहुत कम घटाव की वजह से या बढ़ाव की वजह से उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, ऐसी चीज को क्या कहते हैं हम? इलास्टिसिटी, यानी लोच। और कई चीजें होती हैं जो यूनिटी इलास्टिक होती है, जितना प्राइस बढ़ता है उतनी डिमांड घट जाती है, और इस हिसाब से ऐसा कर्व देता है। ठीक है, यूनिटी इलास्टिक। और जो चीजें बिल्कुल चेंज नहीं होती, मतलब प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़े या घटे, डिमांड बिल्कुल सेम रहे, तो वो ऐसा पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये बात आपको यहाँ सीखनी पड़ेगी, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपके लिए मैं बता दूं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक चीज है परफेक्टली इलास्टिक, और एक है परफेक्टली इलास्टिक। ये भी इन इलास्टिक और इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है? अगर प्राइस सेम रहा, डिमांड बढ़ती रहे घटती रहे, डिमांड बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, और प्राइस बिल्कुल सेम रहे, तो वो लाइन परफेक्टली इलास्टिक की होती है। वो लाइन किसकी होती है? परफेक्टली इलास्टिक की होती है। और वो पैरेलल होती है किसके? एक्स एक्सिस, एक्स वाली लाइन के, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, समांतर। ठीक है, और वहीं पे परफेक्टली इन इलास्टिक की, यानी प्राइस कितना भी बढ़ा दो और कितना भी घटा दो, जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई डिमांड पे उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे लग्जरी कार है, ठीक है, लग्जरी कार है, ऑडी, बीएमडब्ल्यू। अगर मान लो 50 लाख की कार आती है और वो कार 60 लाख की हो गई, तो भी क्या, डिमांड उसकी सेम स्टिल रहती है। तो ऐसे केस में परफेक्टली इन इलास्टिक का ग्राफ पैरेलल बनता है वाई एक्सिस। ये वाली लाइन जो प्राइस वाली है, ये बिल्कुल इसके पैरेलल बनेगा। ठीक है, वाई। तो इन इलास्टिक का ग्राफ, ये याद रखना है आपको, इन इलास्टिक का ग्राफ, परफेक्टली इन इलास्टिक का ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, और परफेक्टली इलास्टिक का ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह मांग संवेदनशीलता को संदर्भित करता है। ठीक है, डिमांड की सेंसिटिविटी संवेदनशीलता को बताता है। दूसरे शब्दों में अगर हम ये समझना चाहें, तो हमें क्या मदद करता है? दूसरे शब्दों में ये हमें क्या, किस प्रकार में मदद करेगा? कि जब अन्य आर्थिक चरों में परिवर्तित होता है। ठीक है, हाउ डिमांड फॉर द गुड चेंजेस इज व्हेन देयर आर चेंजेस इन द इकोनॉमिक वेरिएबल। जब कुछ आर्थिक वेरिएबल्स में, चरों में मतलब परिवर्तन होता है, तो अच्छे परिवर्तनों की मांग कैसे होती है? ठीक है, कैसे? अच्छे नहीं आएगा, गुड्स यानी वस्तुओं के, यहाँ पे वस्तु शब्द आएगा। वस्तुओं में परिवर्तन की मांग कैसे होती है? ठीक है,
इन आर्थिक चरों में मूल्य और उपभोक्ता आय जैसे कारक शामिल हैं। यहाँ पे बहुत सी चीजें शामिल होती हैं कि भाई वस्तु का प्राइस कैसा है, कंज्यूमर जो उपभोक्ता है उसकी आय यानी इनकम कितनी है। ठीक है। एक तो व्यक्ति ग्रुप डी में लगा हुआ है, ग्रुप डी में व्यक्ति है, एक कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है। ठीक है। और एक ग्रुप ए सर्विसेज में कोई आईएएस वगैरह है, ग्रुप ए सर्विसेज में कोई आईएएस वगैरह है। तो दोनों के हिसाब से सरकारी वाले हैं, डी वाले से ए की जो डिमांड्स है वो ज्यादा होंगी, ग्रुप डी वाले की कम होगी, प्राइवेट वाला और भी कम डिमांड कर रहा होगा। ठीक है, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, आजकल तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज में भी बहुत पैसा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डिमांड इलास्टिसिटी को कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। जो मांग की लोच है ना, डिमांड इलास्टिसिटी, इसको परसेंटेज में काउंट किया जाता है, परसेंटेज में निकाला जाता है। अब परसेंटेज में इसको निकालने के तरीके हैं, फॉर्मूला है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्वांटिटी, कितनी डिमांड क्वांटिटी में परसेंटेज में चेंज हुआ है, अपॉन में डिवाइड भी किससे कर देंगे, चेंज इन इकोनॉमिक अनदर इकोनॉमिक वेरिएबल, यानी अन्य आर्थिक चर में परिवर्तन कितने के। इसको अच्छे से समझेंगे, नेक्स्ट स्लाइड छोड़ के अच्छे से इन चीजों को समझेंगे कि अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि इलास्टिसिटी को हम किससे निकालते हैं, जो लोच को हम निकालते हैं परसेंटेज चेंज से। यानी हम ये देखते हैं कि कितना परसेंट चेंज आया है डिमांड के अंदर। ठीक है, कितना परसेंट चेंज आया है डिमांड के अंदर, कितना परसेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स में जैसे प्राइस में, इनकम में, किस हिसाब से चेंज आया है, उस हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है। हायर वैल्यू ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी, अगर आर्थिक चरों के संबंध में मांग लोच के लिए उच्च मूल्य का अर्थ है। उच्च मूल्य का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर वैल्यू ज्यादा है तो उपभोक्ता इस चर में परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील है। यानी इकोनॉमिक वेरिएबल मीन्स that the consumer are more sensitive to change in this variable. Higher value of demand, अगर डिमांड की बहुत ज्यादा वैल्यू है इलास्टिसिटी की विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक वेरिएबल, अगर इकोनॉमिक वेरिएबल की मतलब ज्यादा डिमांड है, यानी कहने का मतलब है ग्राफ पे अगर कर्व ज्यादा गहरा बन रहा है, ठीक है, ज्यादा कर्व गहरा बन रहा है, तो वहां पे हम ये कहेंगे कि जो भी कंज्यूमर है, जो भी उपभोक्ता है, वो डिमांड के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। ठीक है, अगर उसके इकोनॉमिक वेरिएबल्स की वजह से फ्लक्चुएशन ज्यादा आती है तो। चलिए, टाइप्स ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी, मांग लोच के प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। आज हम इस क्लास में एक प्रकार पढ़ेंगे, बाकी दो प्रकार अगली क्लास में। ठीक है, और आगे से आपकी क्लासेस भी रेगुलर आनी शुरू हो जाएंगी, और मैथ्स की क्लास भी आज शाम से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैथ्स की क्लास भी, उस पर भी काम हो चुका है। आपकी मैथमेटिक्स की क्लास, मैथ्स की क्लास आज से शुरू हो जाएगी। परसेंटेज चैप्टर की आज पहली क्लास रहेगी। ठीक है, परसेंटेज, प्रतिशत, इस चैप्टर की आपकी पहली क्लास आज की रहेगी, और आपको क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी आज। ठीक है, चलिए। मांग, अब तीन डिमांड कौन कौन सी होती है, तीनों ही हमारे सिलेबस में है। अगर आप देखोगे तो आपको पहली डिमांड होगी प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, दूसरा इनकम इलास्टिसिटी, और तीसरा होता है क्रॉस इलास्टिसिटी। तीनों ही हमारे सिलेबस में है। प्राइस वाले को आज हम समझ जाएंगे, इनकम को और क्रॉस को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, जो हमारा टॉपिक है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको कवर करेंगे, मांग का मूल्य लोच। चलिए, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहले ही मैंने बोला कि तीन टाइप्स की डिमांड इलास्टिसिटी होती है। पहला हम पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, ये किसके रेफर में है, ये हम अब बात कर रहे हैं प्राइस यानी मूल्य के रेफर में, कि अगर वस्तु का प्राइस बढ़ता है या घटता है, इसके संदर्भ में जो ग्राहक है, कस्टमर है, उसका, उसकी संवेदनशीलता क्या है, वो कैसे अपनी मांग को परिवर्तित करता है। ठीक है, सिंपल सा है, बिल्कुल एक एग्जांपल समझ के देखो
कि आम घरों पे चाय नॉर्मली बनती है, ठीक है। अब कोई लाता है रेड लेबल की, कोई लाता है रेड लेबल टी, और उसको सही लगती है, ठीक है, बढ़िया लगती है। ये मान लेते हैं हम कि 300 रुपए किलो है। अब रेड लेबल का दाम अगर बढ़ जाए और वो हो जाए 350 रुपए किलो, तो जो आम व्यक्ति है, आम आदमी है, उसको क्या लगेगा, यार 50 रुपए कीमत बढ़ गई, तो जरूरी थोड़ी ना कि चाय ही तो पीनी है, रेड लेबल जरूरी थोड़ी है। तो वो कोई अदर ब्रांड पे शिफ्ट कर जाएगा, किसी भी अदर ब्रांड पे, एक्स्ट्रा ईटीसी वाले, मतलब अदर एक्सेट्रा ब्रांड पे वो शिफ्ट कर जाएगा। वो कोई भी हो सकती है, वो चाहे ताजमहल हो या कोई भी हो, एक्स एक्स वाई जेड कोई भी हो, वो उस पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। और वो मान लो 280 रुपए किलो आती है, तो ये 350 पे जाने की बजाय इस पे चला जाएगा, 350 पे जाने की बजाय 280 वाली चाय पीना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि उसका दाम बढ़ा है, प्राइस बढ़ा है, इसीलिए जो कस्टमर है वो अपनी संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी उस प्रोडक्ट के लिए चेंज कर देता है, ठीक है। कंपनीज में अक्सर ये डाटा यूज किया जाता है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज क्या करती है, मार्केटिंग फैक्ट के लिए, ताकि उनको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट यानी लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए कंपनीज अक्सर ऐसा करती हैं, ठीक है। वो अपने छोटे छोटे प्राइस चेंजेस को, ये जो डाटा होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, ताकि भविष्य में उनको समायोजित करके बड़े से बड़ा मतलब लाभ कमा सके। चलिए, ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, बिल्कुल आसान भाषा में अगर फॉर्मूले की बात करें, तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई में 100, और नीचे चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको एक पिछले स्लाइड्स में फॉर्मूला बताया था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्वांटिटी। हम किसी भी चीज की जब परसेंटेज निकालते हैं तो निकालते कैसे, कि मान लेते हैं कि हमें 30 में से 15 का परसेंटेज निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले 15 को लिखते हैं, नीचे कितने में से निकालना है उसको लिखते हैं, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। यही हमारा तरीका होता है कि हमें 15 का परसेंटेज निकालना है 30 से, तो 15 को नीचे, 30 को, 15 को ऊपर, 30 को नीचे, और मल्टीप्लाई में 100, और हमें हमें क्या मिल जाता है, परसेंटेज चेंज, कि 15 कितना परसेंट है। तो यही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्वांटिटी में कितना चेंज आया, अब कितना चेंज है, अब कितनी क्वांटिटी बिक रही है, ओरिजिनल क्वांटिटी पहले कितनी बिक रही थी, मल्टीप्लाई में 100, परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। ये हो गया ऊपर। चेंज इन प्राइस, जो मूल्य में फर्क आया है, बटे में ओरिजिनल प्राइस, बटे में ओरिजिनल प्राइस, उसमें क्या फर्क आया है, और मल्टीप्लाई में 100। यानी यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऊपर है। और बिल्कुल वही चीज हमने बस फॉर्मूला के हिसाब से, अपने इस सहूलियत के हिसाब से इसको खोल दिया है, ठीक है। अपनी सहूलियत के हिसाब से हमने इसको बस खोल दिया है। अब फाइनली क्या होगा, 100 से 100 कट जाएगा, और ये टर्म कैसी बन गई, ए बटे में बी बटे में सी बटे डी। तो हम जानते हैं इसमें क्या होता है, बी नीचे आता है और डी ऊपर चला जाता है, ठीक है। इसको ए गुना में क्या लिखा जाता है, ए गुना में डी बटे में बी गुना में सी, यही तो लिखा जाता है। और इसको ऐसा ही यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी ऊपर है, ओरिजिनल क्वांटिटी नीचे है, ओरिजिनल प्राइस पलट के ऊपर चला गया, और चेंज इन प्राइस तो यहीं नीचे था, तो नीचे ही है। बिल्कुल सेम चीज, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला ना दिख रहा तो 1 मिनट के लिए मैं अपनी इमेज हटा लेता हूँ, ठीक है। देखिए, अब ध्यान से देखिए इस इमेज को, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका इकोनॉमिक्स का अगर टफ से टफ क्वेश्चन बनना होगा तो आपका यहीं से बन जाए।
ठीक है, अगर ये कोशिश करेंगे कि टफ से टफ पेपर बनाना है तो आपका यहां से ज्यादा मुश्किल नहीं आ सकता। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अगली इमेज पे, हमारी अगली स्लाइड पे। कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी या मूल्य लोच का गुणांक। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? गुणांक को। अब हमें गुणांक निकालना है। ठीक है, हाँ जी। तो आपको गुणांक समझने हैं कि कोफिशिएंट्स होते क्या है। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, पीईडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीईडी, प्राइस इलास्टिसिटी इन डिमांड। इसका हम कोफिशिएंट देख रहे हैं। तो कोफिशिएंट क्या होता है? हम कुछ वैल्यूज को देखते हैं कि जीरो है, एक से दो के बीच में है, या जीरो से वन के बीच में है, या एक से ज्यादा है। हम तीन ही कंडीशंस को मेंशन करते हैं। क्या? कि प्राइस इलास्टिसिटी का जो कर्व है, डिमांड है, वो क्या एक से कम है? ठीक है, एक से कम है, जो कि ये लगा लो, एक से कम का मतलब है जीरो से एक के बीच में, क्योंकि इसी के बीच में वैल्यू वेरी करती हैं। उसके बाद एक खुद ये जीरो, मतलब खुद एक जीरो हो गया और खुद एक हो गया। यानी तीन कंडीशन, जीरो से वन के बीच में रहेगा हमेशा कोफिशिएंट, और तीन कंडीशन देगा, क्या एक है, या जीरो है, या जीरो से एक के बीच में। ठीक है, उन्हीं हिसाब से अलग अलग ग्राफ बनते हैं, अलग अलग सिचुएशन होती हैं। उन सभी सिचुएशंस को अब हम समझेंगे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के अंदर। चलिए अब समझते हैं इसको। इसको इकोनॉमिस्ट जो यूज करते हैं वो ये बताने की तरह करते हैं कि जो मांग है वो लोचदार है, पूरी तरह से लोचदार है, या अयोग्य, या पूरी तरह से अयोग्य हो सकती है। अयोग्य का मतलब इन इलास्टिक, वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको। वो याद है होगा आपको, स्टार्टिंग में हमने ग्राफ बना दिखाया था मैंने आपको। उसके अंदर तीन तरह की सिचुएशन दिखाया थी कि एक तो यूनिटरी इलास्टिक, ये चेंज हो रहा है, एक परफेक्टली इलास्टिक, एक परफेक्टली इन इलास्टिक। तो यही तीन चीजें एक एक करके अब हम यहाँ समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए। पहला, जब पीईडी, परफेक्टली इन इलास्टिक, जीरो होता है, इसे कहते हैं बेलोचदार। बेलोचदार या पूरी तरह अयोग्य, यानी जब जीरो आ जाए, जब आपका कोफिशिएंट जो पीईडी है वो जीरो आ जाए, तो मांग कैसे होती है? पीईडी की कीमत लोच शून्य होती है। यहाँ पे डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है, डिमांड में कोई बदलाव नहीं हो सकता। कीमत जीरो हो तो भी उतनी डिमांड होगी, कीमत कितनी भी बढ़ जाए तो भी उतनी डिमांड होगी। बिल्कुल पैरेलल देगा। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस है ये वाली लाइन प्राइस वाली, इसके पैरेलल रहेगी। ये कब होता है? जब कोफिशिएंट कितना हो? जीरो, अर्थात कीमत में परिवर्तन के कारण मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। कीमत बढ़ जाए घट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। डिमांड कर्व वर्टिकल होगा, लंबवत होगा। कैसा होगा? लंबवत, वर्टिकल। और डिमांड को कंपेयर किया जाएगा अनरिस्पॉन्सिव टू द चेंज इन प्राइस। मतलब डिमांड ऐसी है कि पूरी तरह मांग का कोई लेना देना नहीं है प्राइस से, प्राइस से इसका कोई लेना देना नहीं है। डिमांड कम हो ज्यादा हो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, जब इन इलास्टिक होती है, बेलोचदार होती है, इन इलास्टिक, जब पीडी इज इक्वल टू जीरो से वन के बीच में हो, जब वैल्यू एक तो जीरो हो गई, जीरो हो गई तो कोई चेंज नहीं, डिमांड बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, जब पीडी जीरो और वन के बीच में होती है तो एक कर्व बनता है। ये देखो यहाँ पे जो ब्लू कलर का कर्व से दिख रहा है, ये वक्र है ना, कर्व जो है वक्र, ये बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में भी चेंज होगा, प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में भी चेंज होगा। इफ द परसेंटेज ऑफ चेंज इन डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन द डिमांड इज इनइलास्टिक। अगर परसेंटेज चेंज जो डिमांड के अंदर है, डिमांड वो कम है इसमें प्राइस के अकॉर्डिंग, तो ऐसा होता है, इस टाइप की कर्व बनती है। फॉर इंस्टेंस लेट अस से दैट द प्राइस ऑफ ए चॉकलेट इंक्रीजेस बाय 10 to 20।
मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे कि कीमत, एक चॉकलेट की कीमत 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो गई और संबंधित मांग 10 चॉकलेट से घटकर 5 हो गई। यानी जितना डबल, कहने का मतलब कि प्राइस डबल हुआ तो डिमांड उल्टा उसी रेशो में हाफ हो गई। डिमांड उसी रेशो में हाफ हो गई, आधी हो गई। इसे ही कहते हैं हम, जो पीईडी अगर 0 और 1 के बीच में आता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो जो चॉकलेट की कीमत थी वो 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो गई, यानी डबल हो गई। लेकिन चॉकलेट की मांग घट के 5 पे आ गई, 5 चॉकलेट्स पे। तो ये चीज यहाँ पे मैं आपको शो करना चाहता था कि कैसे बनता है। ठीक है, अगर अब पीडी 50% 100% से विभाजित होगा तो 0.5 आएगा और मांग बेलोजदार है। मतलब अगर इस हिसाब से हम इसको अगर कैलकुलेशन से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मांग तो बढ़ी 100%, तो प्राइस बढ़ा वो 100%, मांग कम हो गई 50%, कट करेंगे 1/2, 1/2 की वैल्यू 0.5, ये रहा हमारे पास। और ये डिमांड कर्व बेलोजदार है, ऐसा कर्व बनाएगा इस तरह का। ठीक है, इस तरह का कर्व बनेगा। नेक्स्ट, अगर यूनिटरी इलास्टिक होता है, पीडी इज इक्वल टू पीडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, इलास्टिक के केस में, या यूनिट इलास्टिक या इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक और इलास्टिक केस में क्या है, इसको आप उदाहरण से ही डायरेक्टली समझ लीजिए। मान लेते एक कैंडी की कीमत 10 रुपए से गिरकर 5 रुपए हो गई और कैंडी की मांग 10 से बढ़कर 15 हो गई। यानी जितनी डिमांड कम हुई, क्वांटिटी में उतना ही बढ़ा। ठीक है, जितनी 10 रुपए से गिर के 5 रुपए, 5 रुपए कीमत कम हुई और 5 ही की डिमांड बढ़ गई उसी हिसाब से। तो कहने का मतलब, डिमांड प्राइस में कम चेंज आया तो डिमांड में भी कम ही चेंज आया। ठीक है, यहाँ पे भी 50% ही आएगा आंसर, और जो कि 1 के बराबर ही होता है, और ये इसका ग्राफ बन जाता है। ठीक है, अगर पूरी डेफिनेशन के साथ समझना चाहते हो तो समझो कि जब मांग में परिवर्तन का प्रतिशत मूल्य में परिवर्तन के प्रतिशत के समान होता है, जितना चेंज डिमांड में हुआ है उतना ही चेंज प्राइस में हुआ है, या जितना प्राइस में चेंज हुआ है उतना ही डिमांड में चेंज हुआ है, तो इसको एक इकाई लोचदार कहते हैं, यूनिट इलास्टिक या इलास्टिक। ठीक है, ग्राफ इस तरह बनेगा। उसमें ग्राफ थोड़ा ज्यादा यू कर्व था, इसमें ग्राफ थोड़ा ज्यादा और झुक के यू कर्व बना हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, अगर पीडी की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाए, 1 से बड़ी आ जाए, तो ये बन जाएगा ऐसा ग्राफ, बिल्कुल पैरेलल टू। अब यहाँ पे कैसा है, ये चौथी कंडीशन है जो मैंने नहीं बताई थी। मैंने वहां क्या कंडीशंस बताई थी, 0 1, 0 से 1 के बीच में, और एक चौथी कंडीशन आती है जब ये कहा जाता है कि 1 से बड़ा हो जाए, वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए। ठीक है, ऐसे केस में वहां मैं क्यों नहीं बता रहा था, क्योंकि ज्यादातर ये इमेजिनरी कंडीशंस की हिसाब से चीजें आती है इसमें। यदि मांग में परिवर्तन का प्रतिशत कीमत के प्रतिशत से अधिक हो जाए तो मांग पूर्णतः लोचदार हो जाती है, पूर्णतः, यानी इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। यानी परसेंटेज चेंज इन जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड वो इतनी ज्यादा है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इतनी ज्यादा है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब जो परसेंट प्राइस में चेंज आता है वो बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, और उसकी जो डिमांड है उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ जाए। देखो यहाँ पे $15 पे फिक्स दिखा रहा है ये प्राइस, और बिल्कुल यहीं पे फिक्स ही समझो इसको। ये इतना कम चेंज होता है इसके अंदर। ये फोटोकॉपी वाला एग्जाम्पल है, बिल्कुल फोटोकॉपी वाला। ठीक है, फोटोकॉपी वाला एग्जाम्पल है कि प्राइस में बहुत थोड़ा सा भी चेंज होता है तो भी बहुत ज्यादा डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। ठीक है, और ऐसे में जो ग्राफ आएगा वो पैरेलल आएगा। ठीक है, कैसा आएगा, पैरेलल आएगा, पैरेलल टू
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है जी, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। फॉर इंस्टेंस अगर 10% इंक्रीज होता है प्राइस में, कॉस्ट 20% ड्रॉप इन डिमांड। अगर 10% प्राइस में थोड़ा सा 10% का फर्क पड़ जाए, डिमांड 20% गिर जाए, ठीक है, तो पीडी मतलब 3 गुना आ जाएगा। डिमांड ज्यादा गिर गई, एक से आंसर बड़ा आएगा, और इस वजह से ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, चैप्टर आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, सपोर्ट कीजिए। फैक्टर्स दैट अफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को। नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल। नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स कितने अवेलेबल हैं। देखो क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या कारक, यहाँ पे फैक्टर्स का मतलब कारक है, जो प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। उपलब्ध विकल्पों की संख्या। अगर आपके पास रेड लेबल चाय खरीदने के पैसे ना हैं, तो बदले में आपके पास बाजार में ऑप्शन क्या है कि आप कौन कौन सी चाय खरीद सकते हो। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट। विकल्प क्या है आपके पास। ठीक है, आय से संबंध में उत्पाद की कीमत, आपकी इनकम है भी क्या नहीं है। अब मान लो मैं कोई आईएएस ऑफिसर लगा हुआ, ग्रुप ए में सर्विस करता है, लाखों की सैलरी है। अब उसको 300 रुपए की चाय अगर 350 की हो गई तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, वो पिएगा तो रेड लेबल। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आपके इनकम के रेशो के हिसाब से, आपके इनकम से, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन रिलेशन टू इनकम। इनकम यानी उत्पाद की कीमत आय से संबंध में कैसी है। आपकी आय अगर बहुत ज्यादा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आय अगर कम है तो आपको 50 रुपए भी बढ़ते हुए बहुत ज्यादा लगेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अगर आप चाय पीने के बाद मतलब चाय रेड लेबल की बजाय कोई और एक्स वाई जेड कोई भी ब्रांड की चाय लेके आते हो, उस ब्रांड की कीमत क्या है चाय की। ठीक है, चाय के उस ब्रांड की कीमत क्या है। तो ये भी आप प्रतिस्थापन में काम आता है। एक कार है, हम 10 लाख की कार खरीदना चाहते हैं, उस कार का रेट बढ़ गया 11 लाख हो गया। कुछ लोग उसको अवॉइड कर देंगे, जिसकी इनकम और ज्यादा है वो 10 की जगह 11 में भी खरीद लेगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग देखेंगे कि भाई 10-11 लाख की कार है, इस 11 लाख की जगह मैं 10 लाख लगाने आया था, क्या 10 लाख में इससे बेटर अल्टी सब्स्टिट्यूट मुझे क्या मिल रहा है, इससे बेटर विकल्प मुझे क्या मिल रहा है, और जो विकल्प मिल रहा है उसकी कीमत कितनी है। ये भी चीज दिमाग में आती है। ठीक है, तीसरा सॉरी चौथा चौथा पॉइंट है हमारा ब्रांड के प्रति वफादारी, ब्रांड लॉयल्टी। अब ब्रांड लॉयल्टी कैसे। मेरा एक मित्र है, लाइव बिल्कुल एक एग्जांपल देता हूँ, उसको टाटा की गाड़ी बहुत पसंद, टाटा की गाड़ी बहुत पसंद है। मेरे जैसे किसी फ्रेंड ने बोला कि यार तू हर बार टाटा की गाड़ी खरीदता है, तो एक काम कर, इस बार थोड़ा ना कोई अच्छे ब्रांड की गाड़ी खरीद ले, कोई और महिंद्रा वगैरह की देख ले, महिंद्रा की खरीद ले, एक्सयूवी खरीद ले। एक्सयूवी 700 नई आई है, बहुत जबरदस्त गाड़ी है, ये देख ट्राई कर। ठीक है, ये ट्राई कर ले। वो महिंद्रा में गया, पहुंचा भी, देखा भी, लेकिन शाम को पता लगा कि वो टाटा की सफारी खरीद लाया। यानी उसको टाटा से उसका मन हटा के भेजा कहीं और, लेकिन आखिरी में घूम फिर के लाया वही टाटा की गाड़ी। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भाई बात ऐसी है, कई लोग ब्रांड के प्रति लॉयल हो जाते हैं कि यार चीज हो तो यही हो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। कोई सैमसंग का फोन है, कोई सैमसंग का फोन का ब्रांड किसी को अच्छा लगता है, तो वो बार बार सैमसंग के खरीदता है। कोई कह दे उसको यार ओप्पो वीवो में बहुत अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे मतलब फीचर्स मिल रहे हैं, लेकिन नहीं लेता। बिल्कुल उसी को कहते हैं ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड के प्रति वफादारी। और नेक्स्ट इज नेसेसरी, नेसेसरी गुड्स, आवश्यक सामान। वो सामान आपके लिए कितना आवश्यक है, उसकी आवश्यकता क्या है, आपके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है। ये बात जरूरी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कि वो ब्रांड आपके लिए कितना जरूरी है। ठीक है, अब कोई चीज है ऐसा है कि मुझे कार खरीदना है, लेकिन मेरे मेरे लिए कार जरूरी है ही नहीं, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, घर से पढ़ाता हूँ।
ठीक है? मुझे कहीं जाना ही नहीं है, मुझे कहीं ऑफ़िस में जाना नहीं है, नौकरी मैं कहीं कर नहीं रहा हूँ। तो इस ऐसी कंडीशन में अगर मैं ये कहूँ कि कार लेने का मेरे लिए फ़ायदा ही क्या है? आवश्यकता ही क्या है मेरे पास? तो आवश्यकता होना भी बहुत ज़रूरी है कि जो वस्तु है उसकी ज़रूरत क्या है? नेसेसरी कितनी वो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है? ये सारे फैक्टर्स मिला दें तो वो प्राइस इलास्टिसिटी यानी प्राइस बढ़ने या घटने से डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को एक साथ कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छे से पढ़ना, बढ़िया पढ़ना और नेक्स्ट क्लास जल्द ही लेके आएँगे। ठीक है? जल्द ही मीन्स अब क्लासेस आपको रेगुलर देने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्लासेस रेगुलर कर दूँ। 1-2 दिन से मैं बिज़ी हो गया था ज़्यादा, इस वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाया था। ठीक है? बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएँ और आज शाम से आपको मैथ्स की क्लासेस भी मिलनी शुरू हो जाएँगी और कोशिश है हमारी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है? और हाँ, हमारी कोशिश यही है कि भाई मैथ्स की क्लासेस जो हैं वो आपको आज से मिलनी शुरू हो जाएंगी। मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि मैं भी आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करता रहूं। मेरी क्लास का टाइम रहेगा शाम को 5 बजे, 5 PM। 5 PM आपको क्लास मिल जाया करेगी मेरी। ठीक है? जिस दिन भी मेरी क्लास आएगी शाम को 5 बजे आ जाएगी। मे बी एक दिन छोड़ के एक दिन आए या फिर रेगुलर आए। मेरी कोशिश तो यही है कि मैं रेगुलर करूं, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन तो आपको पक्का क्लास जरूर कराएंगे। ठीक है जी? चलिए, तो नेक्स्ट विदा लेते हैं फिर आज की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिए भाई। जितना हो सके शेयर कीजिए, चैनल को उठाने में थोड़ी मदद कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की भी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी? तो टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 8 में। ओके, बाय।